अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और बड़े दुखी दिल के साथ आपको ये खबर देनी पड़ रही है कि हमारी रिपोर्ट कार्ड फैमिली का एक हिस्सा, हमारे कॉलीग इरशाद भट्टी साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया है। भट्टी साहब जिस दुख से, जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, हम शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं। आज जो हमारे पैनल पर मौजूद हैं मेरे पार्टिसिपेंट्स, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, अथर काज़मी साहब, न्याजी साहब, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं। और मैं चाहूँगी कि मैं न्याई साहब से दरख्वास्त करूँ कि न सिर्फ हमारी तरफ से जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, बल्कि वो हमारे पैनलिस्ट जो आज यहाँ पर शामिल नहीं हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हुए भी आप भट्टी साहब की अहलिया के सवाब के लिए अगर दुआ कर दें न्याई साहब। जाकल्ला अलीना, और वो लोग भी जो हमारी टीम के, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे एडिटर्स, हमारे कैमरा मैन, हम सब भट्टी साहब के रंज और गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नत और फिरदौस के आला तरीन मकाम में जगह दे। और जो है एक बख्शिश का जरिया होती है। अल्लाह ताला भट्टी साहब को जिस आजमाइश में डाला है, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह उनका जो है हौसला रखे, और जितने बाकी लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। न्याय साहब, हम सब की तरफ से हमारे जज्बात की तर्जुमानी करते हुए हम सब आपकी मदद के लिए, अल्लाह पाक से उनके सब्र के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं। पहले सवाल का आगाज़ करते हैं जी। अपोजिशन की थोड़ी सी बात करेंगे, मुल्क में जो सारी सूरत हाल अब बन रही है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। PDM ने कल ऐलान किया है कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी। इसके बाद राब्ते भी शुरू हो गए हैं, मुलाकातों की भी खबरें आ रही हैं और बड़ी अहम मुलाकातें भी आज मुतवक्के हैं। शहबाज शरीफ काफ लीग से मिलेंगे, उनके सरबराहान से मिलेंगे, फिर मौलाना और जरदारी साहब से भी बात हुई है आपस में। और इस सब के ऊपर हुकूमत ये कहती है कि इनमें जुर्रत ही नहीं है, यानी अपोजिशन में जुर्रत ही नहीं है कि ये तहरीक अदम एतमाद ला सके। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब ने तो कल वज़ीर आज़म इमरान खान को फतह की मुबारकबाद भी दे दी। वो कहते हैं ये होगा ही नहीं। तो यही अपने एनालिस्ट से ज़रा जानते हैं, क्या पीपल्स पार्टी और PDM मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। अतहर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, क्या समझते हैं, ला सकेंगे अपोजिशन वाले, या फिर जैसे हुकूमत कह रही है जुर्रत ही नहीं है? देखें, 3 साल के बाद जब से ये ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है, आज हम ये बहस कर रहे हैं कि क्या ये तहरीक अदम एतमाद ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इस ऑपोजिशन की क्या हालत है या क्या सिचुएशन है। वो हुकूमत जो 7-8 वोटों के ऊपर खड़ी है, उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करना तो दूर की बात, आज बहस ये हो रही है कि क्या ये तहरीक ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। तो इसी चीज के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इसकी वजह क्या है कि आज ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि अगर आप गुज़िश्ता 2-3 साल की सियासत देख लें, इन्होंने जो भी ऐलान किया, जो भी वादा किया, जो भी इन्होंने बात की, उसके ऊपर इन्होंने अमल नहीं किया। चाहे असेंबलियों से इस्तीफे देने का मामला हो, आर या पार का मामला हो, सेनेट के इलेक्शन ना लड़ने का मामला हो, कोई भी चीज हो, किसी चीज के ऊपर ये ऑपोजिशन हमें कहीं खड़ी हुई नजर नहीं आई। और यही वजह है कि आज फिर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट हो के, वो हुकूमत जिसको महंगाई का भी सामना है, जिसके टोटल 7-8 वोटों की जिसकी अक्सरियत है, वो ये कहते हैं कि इनमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि ये तहरीक अदम एतमाद लेके आ सकेंगे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिस किस्म की सियासत ऑपोजिशन ने की, जिस किस्म की बचगाना सियासत की और एकदम से डेडलाइंस देना शुरू कर दी, इसलिए कि सियासत में परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब परसेप्शन ये बन गई है कि ये नाअहल और सिलेक्टेड ऑपोजिशन है, और खुसूसन इसमें कुछ लोगों का जो किरदार है, जिसमें जैसी परसेप्शन बनी है अमली तौर पे भी वैसा ही होगा, ला नहीं सकेंगे। लेकिन न्याजी साहब, कल मौलाना ने ऐलान करते हुए कहा है अब माहौल बदल चुका है, अब खेल जहां से खेला जाता था उसमें मुदाखलत नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है आज जो खासकर पंजाब में मुलाकातें होने वाली हैं, जिसकी बड़ी बात हो रही है आज या कल, उससे कुछ नतीजा बाहर निकलेगा और ये लाएंगे अदम एतमाद की तहरीक? लीना, मैंने तो 4-5 दिन पहले भी बड़े जो है खशू खजू से आपको बता दिया था, और कोई विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स कहा था कि जी ये हुकूमत के नंबर जो दिन है नंबर्ड है। पहली बात तो यह है कि आज तक 88 से लेके और 2022 तक जब भी कोई हुकूमत जाने लगी है तो उसके लिए एक खास किस्म के हालात पैदा हो जाते हैं, और वो सब में वो कॉमन होते हैं। जितनी दफा बेनजीर, नवाज शरीफ साहब और या इमरान खान साहब की हुकूमत, वो हालात सारे तन चुके हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवाज शरीफ साहब, मैं बिल्कुल जाती आपको
अंदर की बात बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब दिल जमई से चाहते थे कि इमरान खान और बुज़दार साहब पूरे 5 साल पूरे करेंगे, उनका ख्याल था और बिल्कुल सही ख्याल था। उस वक्त ये बात बड़ी दूर की कोड़ी लगती थी। उसी वक्त पता चल गया था कि इमरान खान साहब के पल्ले हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क को इंतजामी मामलात को एक ढांचा लाने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। क्या ये तो बात, अब मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ। तो मौलाना ने ये क्यों कहा कि हम होमवर्क अभी कर रहे हैं? मैं ये अब सारे चीजें तब्दील हो गई हैं। अब 3-4 दिन पहले कहा कि नवाज शरीफ साहब ने, आपने उस पर भी सवाल किया था कि नवाज शरीफ साहब ने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया, सारों ने चेंज कर लिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। सारी चीजें तय हैं इस वक्त। मौलाना फजल रहमान एग्जैक्टली जानते हैं क्या होने वाला है, नवाज शरीफ साहब एग्जैक्टली जानते हैं क्या होने वाला है, परवेज इलाही साहब एग्जैक्टली जानते हैं क्या होने वाला है, जहांगीर टीम साहब एग्जैक्टली जानते हैं क्या होने वाला है, जरदारी साहब एग्जैक्टली जानते हैं क्या। लेकिन ये सहूलत सब कुछ तय हो चुका है, सब उनके लिए, अब बाकी लोगों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। लेकिन अब चूंकि एग्जीक्यूशन में है, जहांगीर तरीन 48 घंटे के अंदर आप देख लेंगे, मंडे को देख लेंगे, आप मेरे ये प्रोग्राम कर रहे होंगे और आपको पता चलेगा। मेरा तो सवाल ये भी है, ठीक है, हाँ, तो साहब का भी इंडिया आ जाएगा। आप तो ये भी दावा करें कि जहांगीर तरीन भी हुकूमत के खिलाफ आ जाएंगे, ऑपोजिशन के हक में आ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। न्यायिक साहब जो बात कर रहे हैं, कह रहे बड़ा खजा रहा है सब कुछ, लेकिन सब कुछ तय है। एक छोटी सी ब्रेक। मजहर साहब और बेनजीर क्या समझती हैं, जानिए उसके बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मजहर साहब, जैसे ब्रेक से पहले न्यायिक साहब कह रहे थे, कहते सब कुछ तय है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता फॉल करने शुरू हो जाएगा अपनी अपनी जगह पर। क्या आप समझते हैं ऐसा ही होगा, या फिर ये अंदाजे लगाना अभी सही नहीं है? फर्ज करें अदम एतमाद की तहरीक आ भी गई और फर्ज करें अदम एतमाद हो भी गई, तो क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? क्या पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम आ जाएगा, या फिर हम एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार होंगे? मेरे लिए ये इररेलेवेंट है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होती है, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाती है। हर दोनों 2-3 सूरतों में मुझे पाकिस्तान की सियासी, माशी, सिक्योरिटी सूरत हाल से तशवीश है। और एक खिचड़ी अगर बना के आप किसी को वोट आउट कर भी दें, जिस तरह एक खिचड़ी बना के एक इख्तिदार किसी साहब को दे भी दिया गया, तो हमारे यहाँ खिचड़ी जो है वो बनाई जाती है, फिर किसी के हवाले कर दी जाती है, फिर उससे ले ली जाती है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट सवाल ये कि जिस पर एतमाद था उस पर एतमाद क्यों था, और जब बेएतमादी आई तो क्यों आई? और इसी तरीके से जो अपोजिशन का रोल है, आज वो सारे लोग आपके लिए क्यों एक्सेप्ट हो गए? आप यानी इस पर ही तो देखें कि सियासत भी तीमारदारी की बुनियाद पर हो रही है। यानी कोई चौधरी शुजात साहब तीमारदारी करने जा रहा है तो वो भी सियासी। सर, आपके सवाल, आपकी बात निहायत ही अहम और निहायत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। जैसे अभी न्यायिक साहब ने कहा कि सब कुछ तय पा चुका है, तो जिन्होंने तय किया है, क्या उन्होंने ये आगे का क्या प्लान है ये सोचा नहीं होगा? यकीनन सोचा होगा, अकल तो यही कहती है। बल्कि हम चाहेंगे न्यायिक साहब भी इसमें रहनुमाई करें हमारी कि क्या चल रहा है आगे के लिए। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि जिन्होंने एतमाद किया, सर वो तो कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो चुका है सब कुछ। ये इसको क्या न्यूट्रलिटी कहते हैं कि एक के हाथ उठा के दूसरे पर रख दिया जाए? क्या ये न्यूट्रलिटी होती है? न्यूट्रलिटी तो ये होती है कि आप अपना काम करें, इनको अपना काम करने दें। और अच्छा, जब वो तो इस दफा कह रहे हैं ना कि कोई हाथ नहीं रखा, अवाम की आवाज आई। अगर ऐसा ही होता और अगर ऐसे ही साहिब लोग होते फैसला करने वाले, तो पाकिस्तान में आज सियासी इस्तेकाम भी होता, पाकिस्तान में आज माशी इस्तेकाम भी होता, पाकिस्तान में आज सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बेहतर होती। ये सारा जो ठीक है सर, आपके सवाल बड़े जायज में चाहती हूँ। न्यायिक साहब कुछ बोल रहे थे, बेनजीर के पास जाने से पहले न्यायिक साहब से 2 जुमले ले रहे हैं जो आप समझते हैं कि आगे की प्लानिंग नहीं हुई है। न्यायिक साहब, तो मेरिट पे जो मजहर साहब ने बात की है, एक मुंह बराबर मैं उससे इख्तिलाफ नहीं करता हूं कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये मुल्क को घायल कर रहा है, लेकिन ये कोई आईनी तरीका। लेकिन 2014 से जब सियासत नहीं, रियासत बचाओ के नाम पे, तो ये वो बिल्कुल मजहर साहब ने सही निशानदेही किया। मैं तो हमेशा उसके पीछे जाता हूं कि ये सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क को घायल कर रहा है, करेगा, मजीद करेगा।
बिल्कुल उन्होंने कल परसों में साहब ये बात की है और मैं मनोहान उसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन बात यह अदम एतमाद के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नया इलेक्शन जो अगर आ जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो उसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। मुझे शक है कि मदर साहब जो फरमा रहे हैं उसके मुताबिक नया इलेक्शन नहीं होगा, निगरान हुकूमत बन के उसको 1 साल रखा जाएगा। मैं पहले भी 2-3 दफा ये बात आप लोगों पे अर्ज कर चुका हूं, दोहरा चुके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ठीक है बेनजीर, आप किस तरह से इसको एनालाइज कर रही हैं सिचुएशन को? अलीना, अभी तक तो मैंने ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इससे कोई ख़ास अहमियत वैसे नहीं दी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जो सीरियस नौयत की मुलाकातें हुई हैं उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिकन्सिडर करना पड़ रहा है। इसमें जो 2 अहम राब्ते हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो ये, एक तो ज़रदारी साहब का जो मौलाना साहब से बातचीत उनकी हुई है, और दूसरा अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के घर पे ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब की भी बात करवाई गई थी। तो अगर ये 2 राब्ते हुए हैं तो लगता है कि ऑपोजिशन इस वक्त वाकई में काफ़ी सीरियस भी है और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रही है। अच्छा, कुछ ख़बरें आज ये भी चल रही थी कि शायद अगली 1-2 हफ्तों में ही ये टेबल कर दिया जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन। मेरे ख्याल से इत्तेहादियों से ज़्यादा हमें नज़र रखनी चाहिए जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप पे, क्योंकि उनके पास है 11 MNA और ऑपोजिशन को चाहिए सिर्फ 10 वोट। और ये 11 MNA कौन है? ये 11 MNA हैं जो ज़्यादातर सब पंजाब से हैं और जो सब अभी इस वक्त साइड लाइन है PTI में, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है और कोई मिनिस्ट्री नहीं है। एक है शायद उनके पास मिनिस्ट्री है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि इस वक्त इस हुकूमत में इनका कोई स्टेक नहीं है। इत्तेहादियों का स्टेक है, इनका कोई स्टेक नहीं है। अब सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये है कि अगर ये 11 PTI के MPA MNAs अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डालते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो ये डिसीट हो सकते हैं नेशनल असेंबली से, क्योंकि ये आर्टिकल 63A कहता है कि आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाएँ तो आप डिसीट हो सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ऑपोजिशन इनको ऑफ़र क्या करती है बदले में। ये इससे हमें पता चलेगा, क्योंकि देखिए जहांगीर तरीन साहब भी लगता है आपको, जैसे न्याजी साहब ने भी कहा, वो कुछ रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो 11 MNA हैं ये भी अब रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े हम तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या फैसला करते हैं, ये किस सिमत की तरफ जाते हैं। बाकी मज़हर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि प्रिंसिपली क्या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ऑपोजिशन का अल्टरनेटिव प्लान क्या है, जो अभी मसाइल है। अच्छा, एक थ्योरी ये भी है कि ऑपोजिशन ये जो अदम एतमाद की बात कर रही है, क्योंकि वो एक लॉन्ग मार्च का दावा कर चुके और 2 लॉन्ग मार्चेस का दावा कर चुके, तो जरा उसको डिफ्यूज करने के लिए भी हो सकता है कि ये शोशा छोड़ा गया। हो सकता है अलीना, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है क्योंकि इतनी तेज़ी से एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस पिछले हफ्ते में कि लग रहा है कि शायद ऑपोजिशन जो है वो बड़े सीरियसली अब इस चीज़ के बारे में सोच रही है। और वोट इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 वोट हैं, 2 उनके साथ इंडिपेंडेंस पहले से ही है। तो देखना पड़ेगा कि बट मेरे ख्याल से गेम एंड में 2 चीज़ों पे आ जाती है जिस पे हमने पहले भी बात की थी। एक तो इशारा, और दूसरा कि ऑपोजिशन इनको ऑफ़र क्या करती है। क्या मुस्लिम लीग नून वाकई में ये जो 11 MNAs हैं इनको अपना टिकट देने के लिए तैयार होगी पंजाब में? जरदारी साहब इतने इन्वेस्टेड है, जरदारी साहब को इसमें से क्या बेनिफिट है? देखिए अलीना, मेरे ख्याल से अगर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। तो इसलिए एक तरह से ये देखा जाता है कि अगर कोई इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो उसमें पीपल्स पार्टी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो इस सेटअप में पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार होगा, क्योंकि अगर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो यही इम्कान तो यही है, और एक्सपेक्टेशन भी ये है कि मुस्लिम लीग नून की शायद बड़ी। लेकिन एक हफ्ता ये भी तो खींचा जा रहा है कि वो PTI के ही कुछ एमैलगमेटेड सेटअप को, कुछ डिफॉर्म्ड सेटअप को कंटिन्यू किया जाए। मज़हर अब्बास साहब, आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर? देखिए, जरदारी साहब ये तो नहीं चाहेंगे कि अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म भी नून लीग का हो और पंजाब का वज़ीर आला भी नून लीग का हो। तो उसके नतीजे में तो जरदारी साहब को ऐसा अगर इस सिनेरियो बनता है तो जरदारी साहब के हाथ में सिवाय से इनके तो और कुछ नहीं आ रहा। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि अगर मरकज़ में PMLN की गवर्नमेंट हो तो पंजाब में एक कोलिशन गवर्नमेंट हो जिसमें चाहे पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला ना हो लेकिन नून लीग कभी ना हो। और ये जो सूरत हाल है, जाहिर है जरदारी साहब का इसके अलावा कोई दूसरा इंटरेस्ट है नहीं। वो
वो अगले इलेक्शंस में अगर ये साथ लेते हैं, कैसे सिचुएशन बैठेगी जब पंजाब की आप बात करें तो काफ लीग के साथ, जिनसे अब खबरें आ भी रही है कि मुलाकात होगी। नियाजी साहब देखिए अलीना, पहली बात तो यह है कि जो नवाज शरीफ का जो मैंने कहा था कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ था कि उनको इख्तियार में रखने से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, इसमें जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की आज से 1.5 महीने पहले बड़ी तफसीलन बात हो चुकी है, पहला राब्ता नहीं था जो आपने कहा है। दूसरी बात यह है कि जो मदर साहब ने कहा है कि बड़े इंपॉर्टेंट बात कि पंजाब के अंदर कोलिशन चाहेंगे, ये जरदारी साहब ये नहीं चाह रहे। अब इसमें क्लैरिटी हो गई है कि उनका ख्याल है किसी तरीके से मैं सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो भी पंजाब में हो वो तहरीक इंसाफ ना हो, मैं हूं। फिर जो 2008 से लेकर 2011 तक का जो इकट्ठा कोलिशन प्रोग्राम रख रहा था पीपल्स पार्टी का और उसकी नून की जो कोलिशन गवर्नमेंट रही थी, मई 2011 में वो अलहदा हुए थे पूरे 4.5 साल या 3.5 साल। उसमें जरदारी साहब समझते हैं कि वही टाइम था कि हमारा जो वोटर्स था जो अपोजिशन में था मुस्लिम लीग नून की, वो तरीके साहब से शिफ्ट हो गया था। इमरान खान साहब की 2011 में इमरजेंस हुई थी। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि आप कोलिशन में इस तरह आके फिर किसी तीसरी पार्टी को स्पेस मिल जाए अपोजिशन की और उसको ऑक्यूपाई कर ले। क्योंकि जैसे मतलब कल परसों कहा था कि इमरान खान अपोजिशन में होगा, वेरी राइट, ठीक है, तो उसमें वो बिल्कुल नहीं कि हम अपोजिशन में आ जाए और इमरान खान साहब ऑपोजिशन फिर अकेली। आज कल एक बड़ी अहम मुलाकात, यही जो चौधरियों से मुलाकात की बात करें, अतहर क्या आपको लगता है कि चौधरी बरादरान हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं? क्विकली देन आई हैव टू क्लोज। देखें, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल पंजाब में वही है जो पाक सरजमीन का सिंध में है। अगर कोई ये समझ रहा है कि पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनेगी तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, ये कभी हकीकत में बदल नहीं सकती। और जहां तक चौधरियों का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तो इमरान खान साहब को डिच करने के लिए तैयार हैं। और फिर यहाँ पे जिक्र हुआ अशारे का, ये तो सारी वोट की इज्जत की जंग थी। ये लोग तो वो थे जिन्होंने इस निजाम से हमें छुटकारा दिलवाना था। अगर ये भी इशारे का इंतजार कर रहे हैं तो फिर किधर गई वो असूलों की सियासत और किधर गया वो इंकलाब? आपको ये कहना कि आईन के मुताबिक हुकूमत चले, ये एक नाजायज मुताबिक, ठीक है, मेरिट पे कह रहा हूं। आप न्यूट्रल कह दे किसी को, आप न्यूट्रल हो जाए। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकार किस तरह से आने वाले दिनों के ऊपर अपना तबसरा करते हैं, किस तरह से इसको देखते हैं, आपने जाना। अपनी राय सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।